इंटरनेट थोड़ा सा चला गया था, एक बार जरा दोबारा देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट हैं, एक का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एसिड है, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, और अमाइन साइनाइड भी थोड़ा डिफिकल्ट है। रीजन ये है कि एनसीईआरटी के हिसाब से ये केवल एक चैप्टर जिसका नाम है अमाइन, लेकिन हमारे कोर्स में मैंने आपको बताया अमाइन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ठीक है, अमाइड, एस्टर, इस तरीके से कई चैप्टरों का ये सम है, कई चैप्टरों का ये सम है। अब जरा यहाँ देखो, ये अमाइड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिखा तो अमाइन है लेकिन अमाइड पढ़ रहे हैं। बच्चे को लगता है कि ये ऐसा बनेगा, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये दो पार्ट में ब्रेक करता है, और दो पार्ट का मतलब ये है, कैसे पता चला ये वाला भी इसी तरह ब्रेक करेगा, जब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो यहां तक सब में प्रॉपर्टी कॉमन है। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां तक प्रॉपर्टी सब में कॉमन है। इसके बाद यहां से जी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यहां से जी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, जी का मतलब NH2 है। लेकिन जब हमने रिडक्शन की सीरीज पढ़ी होगी तो उसमें बताया ये एक्सेप्शन है, और इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाटर यहाँ पे बनेगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा जरा सा पूरा फ्रेश पेज पे लिख के जरा आपको दिखाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कहीं पे एसिड अगर आपने लिया, ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, और ये वाला पार्ट ब्रेक करेगा तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन आएगा। इस पूरे प्रोसेस का नाम रिडक्शन है, और ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, जो बाई प्रोडक्ट वाटर बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ग्रुप भी ऐसा ही है, इसमें केवल ये जी है। जी कौन है, ये। तो बच्चे को लगेगा कि ये पार्ट ब्रेक करेगा, अब ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे बनेगा RCH2OH प्लस NH3। लेकिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, और ये इसमें ब्रेक करने वाला है, ये एक्सेप्शन है, इसमें ये पार्ट ब्रेक करता है, और जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो बनेगा RCH2NH2 प्लस वाटर बनेगा। तो ये वाला रूट गलत है और ये रूट सही है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जरा सा एनसीईआरटी में, मेरे को पेज नंबर तो पता नहीं, आप जरा सा एक बार देख लेना कहाँ पे लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में पेज नंबर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, जरा सा आप इसको अच्छे से देख लेना। और आप रिएजेंट वगैरह जानते हैं, कोई भी रिएजेंट रख लेंगे, जैसे इसमें सबसे खूंखार और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट का नाम है LiLH4, जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो। जो सबसे इसके कंपेयर में वीक है उसका नाम है NaBH4, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं लाह। वेट करना जरा एक मिनट। देखिए, इसका नाम है लाह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम है SBH, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इस वाले केस में ये स्ट्रॉन्ग है, इसके कंपेयर में थोड़ा सा ये माइल्ड है तो ये भी स्ट्रॉन्ग लेकिन थोड़ा माइल्ड है, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा गैब्रियल, जरा प्लीज देखेंगे, एक एनसीईआरटी में कहीं रिएक्शन लिखा होगा गैब्रियल, और ये पीएच ऐसा लिखा होता है लेकिन हम पीएच को पढ़ते नहीं है, मैंने आपको बताया थैलेमाइड पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ थैलीमाइड सिंथेसिस। ये पीएच को ध्यान रखना है कि साइलेंट रखने हैं, और हम पढ़ते हैं गैब्रियल, और यहां से लेके यहां तक पढ़ेंगे थैलेमाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन थोड़ा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं दोबारा बोल दूं, ये रिएक्शन थोड़ा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, आप एनसीईआरटी में ये रिएक्शन लिखा होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस कैसे काम करता होगा। तो इसको मैंने कई बार आपकी क्लासों में पढ़ाया है, एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ, पूरा पहले बताता हूँ गैब्रियल थैलेमाइड, ये थैलेमाइड बनता कैसे होगा। जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, एनसीईआरटी में इतना पीछे से लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन एक बार मैं जरा लिख रहा हूँ। अगर कहीं मॉलिक्यूल पे किसी बच्चे ने दो एसिड एक साथ, दो एसिड ऐसे लगा दिया, तो इसका नाम एनसीईआरटी में होगा, एनसीईआरटी में क्या आपने नोट्स में पढ़ा है, थैलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इसका नाम है थैलिक एसिड, वेयर पीएच कैसा होता है, साइलेंट होता है। पीएच कैसा होगा, साइलेंट होगा। यहां से दोनों मॉलिक्यूल वाटर यहां से बाहर कर लें किसी तरीके से, कैसे बाहर करते हैं, हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में इसको भी इंट्रोड्यूस किया था। जैसे ही बाहर करेगा तो ये बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ऐसा बनेगा। ये कैसा हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। कैसा हो गया, ये एनहाइड्राइड हो गया। तो इसका नाम होता है थैलिक एनहाइड्राइड। इसका क्या नाम है, थैलिक एनहाइड्राइड। इसी तरीके से जरा सभी बच्चे देखें,
इसी तरीके से कोई प्रोसेस हो जाए, इसी तरीके से कोई प्रोसेस हो जाए और उसमें कुछ इस तरीके का ग्रुप आ जाए, तो इसका नाम होगा थैलिक। और चूंकि NH आ गया, CONH, इसमें कौन सा बॉन्ड काम कर रहा है, ऐसा बॉन्ड कोई काम कर रहा है, इसका नाम अमाइड है, तो हम बोलेंगे थैलिक अमाइड। और थैलिक अमाइड यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है, हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, थैलिक अमाइड यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा, क्या नाम है, थैलिक अमाइड। हम क्या करेंगे, थैलिक अमाइड में जरा मैं लिख रहा हूँ QH के साथ रिएक्शन करा देंगे। जैसे हम QH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं छोटा सा थोड़ा बना के दिखा रहा हूँ, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा NK, एक बेसिकली सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, ये सॉल्ट बना लेगा। जरा यहाँ सभी बच्चे ध्यान से देंगे। फिर इसके बाद किसी बच्चे ने यहाँ पे RX के साथ रिएक्शन कराया तो ये बैक अटैक करेगा इस पे, बैक अटैक मतलब हो गया SN2, और बैक अटैक करने के बाद, बैक अटैक करने के बाद ये ऐसा बना लेगा, ये लाइन तो पूरी रिपीट ही चल रही है, अब देख लें आप, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा NR, क्या आ जाएगा, NR। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इसके बाद जैसे ही आप इस पे NOH का रिएक्शन कराओगे, NOH का रिएक्शन कराने का मतलब हो गया कि ये पूरा ग्रुप अब ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे ONA आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ONA आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से अमाइन एक बनेगा जिसका नाम यहाँ पे लिखा होगा RNH2, क्या लिखा होगा, RNH2। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, जरा इसको तैयार कर लेंगे। फिर उसमें लिखा हुआ कहीं देख लें आप, एक और रिएक्शन वहां पे लिखा होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड, ऐसा कहीं लिखा होगा, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ऐसा लिखा होगा, डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को जरूर तैयार करना है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसमें हम देखेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में जब हम देखेंगे तो बेसिकली उसमें अमाइन यूज होता है, कौन सा यूज होगा, उसमें अमाइन यूज होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा हो। सभी बच्चे जरा उसमें देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारा अमाइन यूज होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जरा सा देखिए आप, 13.2 में लिखा हुआ है, जरा सभी बच्चे देख लें, कन्वर्जन बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में लेके जाना है, ठीक है, कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में लेके जाना है। तो कन्वर्जन 13.2 काफी इंपॉर्टेंट है, उसको जरा सब तैयार कर लेना। 13.2 कन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है, 13.2 कन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सा ट्राई कर लेना, ठीक है। 13.2 कन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सा ट्राई कर लेंगे, ठीक है। 13.2 के सारे एग्जांपल वगैरह देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे ये और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो जरा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरीके का बना हुआ है, बेंजीन, और बोल रहा है बेंजीन इंटू, मतलब ऐसे तो क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में लिखा होगा, ऐसा आएगा बेंजीन इंटू एनिलीन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, बेंजीन इंटू एनिलीन, एनिलीन का मतलब ये बना हुआ है, ऐसा लेकर आना है। तो पूछ रहा है ये कैसे बनेगा, मान लेते हैं आपसे ये पूछ रहा है ये कैसे बनेगा, या दूसरा बोल रहा है बेंजीन, मैं इन दोनों का आंसर एक ही बार बोल दूंगा, बेंजीन टू N, डाई मिथाइल एनिलीन, ऐसा क्वेश्चन आ गया कन्वर्जन का। इसका मतलब इसने बोल रहा है कि बेंजीन ये लिया है और बेंजीन से N, डाई मिथाइल एनिलीन, तो ये रहा। पहले तो IUPAC नहीं मानना चाहिए, ये दोनों कैसे बनेंगे। जब आप अगर बेंजीन के रिएक्शंस देखेंगे, एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ, ये रिएक्शंस कैसे हुए होंगे, जब इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब आप देख लें, आप जरा सा एक बार क्लास नोट्स अगर हो आपके पास तो जरा सा मैं बोल रहा हूँ वहां पे देखें आप, क्लासरूम लेक्चर नोट्स में एरोमेटिक कंपाउंड जरा जल्दी से ओपन कर लें। क्लासरूम लेक्चर नोट्स में एरोमेटिक कंपाउंड जब ओपन करेंगे तो उसमें कुछ कुछ रिएक्शन, जरा सा नाम बोल रहा हूँ, उस रिएक्शन को जरा देखना है। एक रिएक्शन का नाम वहां पे लिखा होगा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, एक रिएक्शन का नाम लिखा होगा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, देख लो जरा साहब अच्छे से, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस लिखा होगा। इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं इसको यहाँ पे एक बार बनाता हूँ, शायद आप समझ ना पा रहे हो तो शायद थोड़ा मुझे लगता है लिख ही देना चाहिए बना के, एक बार देखिए, एक बार मैं बना के दिखाता हूँ, फर्स्ट मैं बना के दिखाता हूँ, फर्स्ट कैसे बनता होगा वो देखो, शायद क्लियर हो जाएगा फर्स्ट में ही। क्लासरूम लेक्चर नोट्स को जब आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले सभी बच्चे ध्यान से देखें, हम क्या करेंगे, इस पे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 हम लेंगे। जैसे लेंगे तो ये ग्रुप ऐसा हो जाएगा, ये ग्रुप ऐसा होगा जिसका नाम है नाइट्रेशन। क्या नाम है इसका, नाइट्रेशन। कैसे पता चला कि ये वाला रिएक्शन ऐसे होगा, आपको पता है, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखो, मैं बनाना ही चाह रहा हूँ, कैसे पता चल रहा है कि ये आंसर आएगा। आपको याद होगा, अगर थोड़ा मोड़ा सबको याद होगा, तो हमने ऐसा एक रिएक्शन पढ़ा था और मैंने आपसे बोला था कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल ये है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये डबल बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को ट्रैप कर लेगा, और इलेक्ट्रोफाइल को जब ट्रैप कर लेगा तो यहाँ प्लस,
यहाँ पे एक साइड में NO2 और दूसरे साइड में हाइड्रोजन, और ये दो बॉन्ड ऐसे रह जाएंगे। अगर आपको क्लासरूम लेक्चर नोट्स हो आपके पास तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे एक बेस पड़ा होगा, जो बेस होगा वो क्या करेगा, इस H प्लस को ट्रैप कर लेगा। जैसे ही H प्लस को ट्रैप करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इनसाइड आ जाएगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इनसाइड आएगा तो ये बनेगा ऐसा। और इस पूरे प्रोसेस का नाम लिखा हुआ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्या लिखा होगा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। जब NO2 आ जाएगा तो आज की क्लास में हमने आते ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा था कि NO2 पे हम क्या करेंगे, SN/HCl ले लो। मैं एक बार जरा इधर लिखता हूँ, SN/HCl लिख लो, ZN/HCl लिख लो, Fe/HCl लिख दो, जो आपको अच्छा लगता है लिख दो। जैसे H2/PD लिख दो, ठीक है। Na जरा प्लीज यहाँ देखो, Na/HCl लिख दो, SnCl2+HCl लिख दो। इनमें से जो अच्छा लगता है लिख लो। जैसे ही लिखोगे, एनसीईआरटी में तो केवल ये लिखा हुआ था, एनसीईआरटी में केवल ये लिखा था फर्स्ट मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, लेकिन मैंने बहुत सारा लिख दिया है। इनमें से जो अच्छा लगता है लिखोगे तो इस तरीके से बन जाएगा जो ये मॉलिक्यूल है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया हो। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने के लिए एक ही रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता नहीं कि आप याद कर लें। अगर मेरे से आप पूछते हैं कि और भी कोई मेथड है सर बताइए, तो मैं और भी मेथड बता सकता हूँ। जरा सा देखिए आप, कन्वर्जन उसी को आएगा अच्छे से जो सारे रिएक्शंस को लिंक कर पा रहा होगा। जैसे इस रिएक्शन को मुझे और करना है तो हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करा देंगे। आपको तो याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जब इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो नाइट्रोसो में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, नाइट्रोसो में कन्वर्ट होगा। फिर से इसका अगर हम करा देंगे तो बेसिकली जरा सा देखो ये क्या बनेगा, नाइट्रोसो के बाद ये ऑक्जाइन्स में कन्वर्ट होगा, NHOH टाइप का कुछ बनेगा, ऑक्जाइन्स टाइप का बनेगा। फर्दर फिर से इसका हम रिडक्शन करा देंगे। मैंने कई मेथड बना के आपको दिखाया है ताकि आप कोई भी लाइन ऐसा याद ना कर सकें, आप समझ पाएं कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप समझ पाएं कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी लाइन ऐसे याद करने की कोशिश ना करें। जैसे अभी यहाँ पे इस तरीके का था, फाइनली एनिलीन बन जाएगा। तो NO2 के बाद एक प्रोसेस हम ये भी जा सकते थे, और NO2 के बाद एक प्रोसेस ये भी जा सकते हैं। अगर आप बोलोगे और भी प्रोसेस देखने के लिए तो मैं बहुत सारे प्रोसेस धीरे धीरे लिख सकता हूँ, लेकिन सबके सब सही है। नीचे वाले का नाम हमने कोर्स में देखा है, नाम है लिखा होगा हमने नोट्स में, बेकर मुलिकन टेस्ट। नीचे वाले का नाम है बेकर मुलिकन टेस्ट। एनसीईआरटी में तो पूछता नहीं है, लेकिन मैंने इधर थोड़ा लिख के आपको बताया है कि इसमें ये चीजें देखना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो एक बार मैं सारी बातें अब तक क्या क्या इंपॉर्टेंट है जरा से एक बार लिख देता हूँ, जरा देखिए आप। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको IUPAC तैयार करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दिन में आधे घंटे में नहीं होगा, आपको नोट्स, आपको क्लासरूम लेक्चर नोट्स तैयार करना पड़ेगा। दूसरा हमने बताया है डिग्री प्लस स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा आप देख लेना, डिग्री प्लस स्ट्रक्चर जो काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इसके बाद हमने बताया कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहले मेथड का नाम है रिडक्शन, फर्स्ट मेथड का नाम है रिडक्शन। रिडक्शन में ये वाला एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, या एक ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इधर लिख रहा हूं, एक ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जरा देख लें आप। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मतलब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, जहां मतलब गलती होने के चांसेस हैं, जरा देख लें आप। गलती होने के जहां चांसेस है मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है। एक ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमने बोला है फोर्थ पॉइंट, जरा देखो आप, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, यहां थोड़ा देखना है। फोर्थ पॉइंट हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस मैंने आपसे बताया है कि इसमें पूछेगा, हॉफमैन अमोनोलिसिस से प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन आएगा कि एक अच्छा मेथड नहीं है, क्यों नहीं है, वो बस क्वेश्चन आएगा। दूसरा मैंने आपसे बताया है 5 नंबर पॉइंट है गैब्रियल थैलेमाइड। थैलेमाइड में पीएच साइलेंट होगा, मैंने आपको बता दिया है, एक ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद गैब्रियल के बाद मैंने आपसे बताया था, गैब्रियल के बाद हॉफमैन ब्रोमामाइड, इस तरीके से लिखा होगा ब्रोमामाइड, ठीक है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बीपीटी से तैयार कर लेना। अगर आपके पास बीपीटी हमने फॉरवर्ड किया था मिल गया है तो, नहीं तो हम उसे ढूंढ ढांड के आपको फॉरवर्ड करेंगे। ये तीन जो है बीपीटी से जरा तैयार कर लेंगे, जो ये बीपीटी हमने आपको सेंड किया था उसमें ये मिलेगा आपको, बीपीटी से इसको तैयार करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर पॉइंट मैंने बोला है एक्सरसाइज नंबर इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 13.2 जरा सा आपको देखना है। 13.2 जरा सा देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स्ट का क्वेश्चन शायद 13.2 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटेक्स्ट का क्वेश्चन 13.2 काफी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। 13.2 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपसे बोला है, ठीक है, कन्वर्जन से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपसे बताया है कि इंटेक्स्ट का 13.3 बहुत इंपॉर्टेंट है।
13.2 13.3 इन टेक्स्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन को लेके मैंने बोला है कि कन्वर्जन का कोई रूल नहीं है, उस पर आपको थोड़ा काम करना ही पड़ेगा। अगर आप कन्वर्जन पे काम नहीं करते हैं तो आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब फिजिकल प्रॉपर्टी जरा इसका देखते हैं एक बार थोड़ा सा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या इंपॉर्टेंट होगा उसको जरा हम देखेंगे। जरा देखो इधर फिजिकल प्रॉपर्टी, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा से देखें आप। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन, चूंकि इसमें अमाइन है, थोड़ा यहाँ देखें सभी बच्चे, चूंकि इसमें अमाइन की स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो इस तरीके से बनता है। हाइड्रोजन आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। जब भी कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा तो यहां से जो क्वेश्चन आ सकता है, यानी मे आस्क, क्या क्या पूछ सकता है? तो पहले पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट, जरा से सभी बच्चे देख लें यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा किसी बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, ये पूछेगा। दूसरा पूछेगा टाइप्स ऑफ, जरा प्लीज यहाँ देखें, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें एग्जिस्टेंस होगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होगा, ये सब क्वेश्चन आएगा। इसको जरा अच्छे से तैयार करना है, बहुत जरूरी है। एक बार दोबारा बोलता हूं मैं, सिंस इसमें हाइड्रोजन है, आप जानते हैं अच्छे से कि अगर हम अमाइन जब हम ड्रॉ करेंगे, ये अमाइन ऐसे बना है, जब हम ड्रॉ करेंगे तो दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसका भी ऐसे ही नेचर होगा। जरा देख लो आप, एक H और एक R। ठीक उसी टाइम पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी ओर खींचेगा तो इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा और ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जब डोनेट करेगा तो इनके बीच में जो नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है वो इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। ये हाइड्रोजन पहले से यहाँ पे 3 डॉट, एक N, 2 हाइड्रोजन और एक R, तो इनमें कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा। कैसा दिखाई दे रहा है? NH डॉट डॉट N। ये जो डॉट डॉट है इसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब भी कहीं क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड का आता है तो इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, तो इसमें जरा एक बार बोलता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है हमने आपको समझाया है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब हो गया कि दो अलग अलग एटम आके मतलब कंबाइन हो। एक बार दोबारा बोलता हूँ, दो अलग अलग एटम आके कंबाइन हो, दो इंडिविजुअल अलग अलग एटम आके कंबाइन करें, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। जरा ध्यान से सुना है, इंटरमॉलिक्यूलर भी 2 टाइप के हैं। अगर अमोनिया से जाके दोबारा कंबाइन होगा तो बोलेंगे होमोन्यूक्लियर। उसका क्या नाम होगा? होमोन्यूक्लियर। अगर अमोनिया या अमाइन जो है अमाइन से कंबाइन होगा तो हम बोलेंगे होमोन्यूक्लियर। और अमाइन अगर अल्कोहल से कन्वर्ट अगर होता है तो हम बोलेंगे वहां पे हेट्रोन्यूक्लियर। हम क्या बोलेंगे? हेट्रोन्यूक्लियर। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देख लिया आपने। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये क्वेश्चन आएगा, जरा एक बार मैं नोट्स में यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, 8th नंबर पॉइंट जरा सा देखो आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या क्वेश्चन आएगा? इसकी फिजिकल स्टेट जरा देखें आप, फिजिकल स्टेट या इसकी बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, या टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा एग्जिस्ट करेगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास में हम लोग पहली बार बेसिसिटीज की देखेंगे। कल की क्लास में हम बेसिसिटी देखेंगे। मैंने अभी बेसिसिटी देखा था, इधर कुछ दिनों में मैंने पढ़ाया था आप सबको, और मैंने देखा था, पढ़ाया तो सब था अच्छे से। अगर आप क्लासरूम लेक्चर नोट्स लेके बैठ जाओगे, आप कभी मेरे से लाके पूछोगे कि आपने कहाँ से पढ़ाया है, कैसा पढ़ाया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन क्लासरूम नोट्स आते हैं। लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हो, आपका तो इतना अच्छा पढ़ते हो कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। आपकी वजह से स्कूल में कोई आके सुना के चला जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते तो मैं उनका हाथ पैर तोड़ देता अगर कोई बोलने आता तो, लेकिन आपकी कमी है, आप उसमें क्या कर सकते हैं। कमी तो मेरी है, मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाया, और आपको बोल बोल के थक जाते हैं, उसमें समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब इनको तैयार कर लेंगे। कल एक बार हम बेसिसिटी देखेंगे, बेसिक कैरेक्टर्स देखेंगे कि अमाइन में बेसिक कैरेक्टर के क्या रूल्स हैं, उसको हम जरा देखेंगे। और कमिंग क्लास से अगर कैमरा ऑन नहीं होगा तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्लास अटेंड करने नहीं आएंगे। ठीक है, आपसे पर दोबारा बोल देता हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आज के लिए इतना बहुत है, जा सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।